हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सीके स्टडी 47 में। तो आज की क्लास में बच्चों क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बच्चों यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए प्रूफ लेकर आया 2011, 2015, 2016, 2017 इस तरह से जो प्रश्न हैं वो 2024 एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। सो आप अभी ही इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चों आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। यदि आप खुद जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो बच्चों आपको याद रखना है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है 2020 और 2017 में पूछा गया है। तो सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना है, यहाँ पर प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको इसे याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ देखिए कितने बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न यदि आप अभी से तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2015 और 2020 में पूछा गया है। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के आपको मैंने बताए थे और सभी बच्चे लगभग जानते होंगे। 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ से बच्चों मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री तो नहीं होता है, 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम 2016 और 2020 में पूछा गया है? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बच्चों आप याद रखिएगा 2 ही नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर आपको यहाँ पर प्रश्न को देखने के लिए मिल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटे sin r या sin r बटे sin i इंटू sin r, sin i डिवाइड बाय sin r। तो बताना है बच्चों आपको इसमें क्या आंसर होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है sin i बटे sin r होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं और इसे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कहा मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है। 2013-2014 में पूछा गया है बच्चों, कॉर्निया, पाजतारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो बच्चों अभी आप जैसे मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका प्रतिबिंब आपके आँख के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पे, दृष्टिपटल पे, कॉर्निया, पाजतारिका, पुतली या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या होता है? पाजतारिका या दृष्टिपटल बताना है। तो क्या होगा? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि बच्चों आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो बच्चों नेत्र में जब प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण अधिकांश अपवर्तन होता है कब? तो
ऑप्शन नंबर आपका सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जब रहते हैं तभी क्या होता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कहा जा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो बच्चों जैसे कि आप एक क्या होंगे, स्वस्थ व्यक्ति होंगे और सामान्य दृष्टि जो होते हैं वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो होती है बच्चों वह 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी यदि आपको पूछा जाए बच्चों तो वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। आपको इसे याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 25 मीटर भी है, आपको मीटर वाला नहीं लगाना बल्कि सेंटीमीटर वाला लगाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? अर्थात निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु उन्हें धुंधला दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जैसे बच्चों आपको मैं यहाँ पर याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ। क्या निकट, निकट में कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 है, तो इन्हें 4 अंक वाले लेंस से क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो 3 है तो क्या लिखेंगे? 4 अवतल अवतल, इसमें 4 अंक है। और यहाँ पर दूर रहता बच्चों, तो दूर में कितना है? 1 2 है, 1 रो है दूर में, तो यहाँ पर 3 उत्तल। देख लीजिए, आपको यदि ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद आएगा, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं। तो एक है नौ क ट, तो ये 3 क्या है? अक्षर है। इधर 3 अक्षर वाले को 4 अक्षर वाले लेंस से उपयोग करेंगे या इलाज करेंगे और 2 अक्षर वाले दोष को 3 अक्षर वाले लेंस से इलाज करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो यह आपको अवतल लेंस द्वारा। यदि आपको पूछ लिया जाता दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष तो उत्तल, 2 है तो 3, 3 है तो 4, आपको इस तरह से याद रखना होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या अधिक होता है? तो 2013-2019 में पूछा गया है। तो बच्चों आप जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए वह 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। और यह सबसे ऊपर जो होती है वह कौन सा होता है? लाल होता है। तो लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और सबसे कम नीचे में होता है जो कि बैगनी होता है। क्या होता है? तो बैगनी जो होता है सबसे नीचे में होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और विचलन अर्थात झुकाव सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम झुकाव लाल का होता है। आपको इसे भी याद रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 2012 और 2017 में पूछा गया है बच्चों। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन है और देखिए कितने बार पूछे गए हैं। मैं आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूँ। तो आप यदि इस चैनल से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे 2024 एग्जाम में। यदि 450 नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। क्लास के बाद आपको वहां पर PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाता है इस चैनल पर। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, बताना है विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक आपको बता देना चाहता हूँ कि वोल्ट होता है। कूलम जो होता है बच्चों, यहाँ पर विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? याद रखना, ये भी पूछा जाता है। कूलम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा, चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस आप कहते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। आपको इसे भी याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और संभावना भी रहती है, तो आपको याद करना है। बच्चों वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन्हें शेयर करेंगे, जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे और अपने
व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पर जरूर लगाइएगा। चलिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, 2016 और 2020 में पूछा गया है। बैटरी से बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, डिश धारा, दोनों प्रकार के धारा निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है 2011 2016। तो चलिए आप जानते होंगे बच्चों, ओम के नियम से किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी समानुपाती क्या होता है, तो आई आर। क्या होता है? भी समानुपाती आई होता है। क्या होता है? आई। तो बच्चों भी बराबर क्या हो जाता है? आई आर, ओम के नियम से। यहाँ पर जो आर होता है समानुपातीय नेतांक होता है, तो भी बराबर यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा, तो आर बराबर ज्ञात करना होगा। तो ये भी है और इस भी है और ये गुना में क्या है? आई। तो बटा में इधर आकर हो जाएगा आई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई। तो आर बराबर भी बटा आई किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में आर बराबर भी बटा आई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है 2013 2013 2019। 2013 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति घंटा। तो बच्चों विद्युत शक्ति का सही मात्रक आप जानते होंगे, वाट होता है। और आप जल्दी से कमेंट करेंगे, एक वाट बराबर कितने, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति, आप बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन है और वो भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। केचुआ में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पत्तों पर या त्वचा पर, या ए तथा बी सही है, सभी गलत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दे दूंगा कमेंट में, और इसका क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 1 2 3 4। तो बताना है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4, तो बताना है कि क्या हो जाएगा। तो मनुष्य में 2 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यदि काफ़ी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड को वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भी व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकोगे लगा सकते हो। चलिए, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? तो लोहे में जो जंग लगता है बच्चों, वह वायु तथा जल की उपस्थिति में लगता है। और यह इसमें वायु तथा जल की उपस्थिति में लगता है, लेकिन शुष्क वायु में वायु भी रहता है, जल भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लगता है? तो वायु तथा जल की उपस्थिति में लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो बी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उसी को देना होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है क्या यहाँ पर, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, जैसे कि आपके घर में जो रड होगा या छड़ होगा, इस तरह से रड या छड़ होगा किसी भी, तो इस पर क्या करते होंगे? पेंट करते होंगे, नहीं तो उसमें जंग लग जाता है। तो उसमें क्या होता है? इसी पेंट करने की प्रक्रिया को यशद लेपन द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, बताना है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन N3 होता है, N3 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको इसे याद रखना है, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु ब्रिक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? यह क्वेश्चन बच्चों काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने खोज नहीं पाए, जिसके कारण नहीं लिख पाए, लेकिन यह 2024 में जरूर ही पूछे जाएंगे। कौन सी धातु ब्रिक सिल्वर से बनाई जाती है? तो यहाँ पर पारा जो धातु होती है, पारा का मेन क्या होता है? सिनेवार होता है। तो आपको इसे याद रखना है। तो निम्न में से क्विक सिल्वर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पारा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो बच्चों आपको याद
रखना होगा कि मनुष्य में जो होते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यकृत, रदनक, चवर्नक, अग्रचवर्नक और कृदंत। तो आपको 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताना है मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जैसे कि बच्चों आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में भोजन को अच्छी तरह से जो मिलाता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में जो होता है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जिसके कारण आपका भोजन बहुत अच्छी तरह से क्या होता है, मिल जाता है और आपको घोटने में मदद मिलती है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये क्या है, परावर्तक सतह है। यहाँ पर क्या होता है, बिंदु ओ होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है। इधर से आया आपतित किरण, ये क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ये क्या होता है, परावर्तित किरण। तो बच्चों इस तरह से समझ लीजिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो इसे बच्चों आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। तो बच्चों इसे आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताए थे निकट दृष्टि दोष, वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती अर्थात दूर की वस्तु कम हो जाने पर, तो अर्थात इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, इसलिए व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा उपचार के लिए। दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस उपचार के लिए लगाना होगा। और जरा दृष्टि दोष है तो कौन सा, बायफोकल या बेलनाकार लेंस। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 2 मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र CH3COOH C6H12O6। इसका यह क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका, ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको इसे याद रखना होगा। और चीनी का जो सूत्र होता है वह C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीनी का सूत्र C12H22O11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ग्लूकोज का सूत्र भी आपको याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है यहाँ पर ग्लूकोज के में कार्बन के अणु की संख्या कितनी होती है। तो ग्लूकोज का सूत्र मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन के अणु की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं कार्बन के अणु की संख्या 6 है, तो आपको इसे याद रखना होगा 6 होता है। ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के क्या होता है, 12 होता है। इसी तरह से चीनी में पूछ लिया जाएगा कि चीनी के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन की अणु की संख्या कितनी होती है। तो 22, ऑक्सीजन 11 और कार्बन 12। तो इस तरह से बच्चों यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कोई कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम दे पाओगे। चलिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, आपको इसे याद रखना होगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र ऑप्शन नंबर ए होता है Na2CO3। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपको 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो प्रकाश के आपको मैंने बताया थे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है बच्चों, तो सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है। और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आज के वीडियो के सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बताना पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है आपको बताना है। यहाँ पर पश्चमाभी, पारतारिका, नेत्र लेंस या रेटिना या दृष्टि पटल। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है रेटिना करता है, जिसे आप दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना होगा या पारतारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या हो जाएगा। तो बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो की लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों C3 है, यहाँ पर क्या C3, तो सबसे पहले हमको C3 देना है। चलिए 3C दे दिए। अब और हाइड्रोजन कितना देना है, 4 देना है। तो चलिए देखते हैं 4 देते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें तो 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और 3 आबंध पुराना है। तो देखिए यहाँ पर 1
होगा। और यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन कितना, एक ही बचा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर 3 तो देना पड़ेगा। तो 3 आबंध, देखिए ये 3 आबंध है या नहीं, तो एक हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो ये 3 आबंध हो गए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन में कौन सा 3 आबंध है, तो 3 आबंध आपको C3H4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, और आप अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे उसमें शेयर करेंगे। और थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर मेहनत करता रहूँगा। और आप अपना प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।